जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। हिंदी की क्लास रोज 8 बजे हिंदी का अभ्यास करते हैं हम, ठीक है। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, सभी लोग तैयार रहें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है जल्दी से कमेंट में लिखें। और जो भी साथी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लें, जहां पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। मॉडल पेपर, जेल प्रहरी के मॉडल पेपर यहां पर जरूर लगाएंगे आप, है ना। जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपको खरीदने पड़ेंगे। और आप सेल्फ SC40S वहां आपको कोड मांगेगा, तो सेल्फ SC40 ये कूपन कोड यूज कर लेना, तो ये मॉडल पेपर आपको 40% ऑफ में मिल जाएंगे। यानी कि कोई मॉडल पेपर अगर 100 रुपए का होगा, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो वो आपको 60 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जरूर कूपन कोड यूज करें और मॉडल पेपर जरूर लगाएं, जो कि MP जेल प्रहरी से संबंधित ओवरऑल MP के स्टूडेंट लगा रहे हैं, तो आप भी इनको लगाएं। और आज का अपना पहला प्रश्न है कि अभी उपसर्ग का अर्थ है तो क्या है। अभी उपसर्ग का बताना है, सामने, पीछे, बुरा या फिर क्रम। कभी कभी दोस्तों उपसर्ग के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। उपसर्ग आपको पता है कि सर जो उपसर्ग हैं वो क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, आगे लगते हैं, ठीक है, शब्द के पूर्व में लगते हैं। तो अभी उपसर्ग है, ये कभी उपसर्ग है ना। और ये संस्कृत का उपसर्ग माना जाता है। अब इसका उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ये चीज भी आपसे पूछ ली जाती है। तो अभी का सामने होता है, पीछे, बुरा या फिर क्रम। आपने श्री रुचि श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर अभी का अर्थ होता है सामने। अभी उपसर्ग है और अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, सामने, ठीक है। तो ये सामने आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपने पढ़े हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, चौर, चोर, चूना या फिर धुआं। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, तत्सम शब्द। और तत्सम में आपने चयन किया है 4 में से, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है। और 2 में आपने चयन किया है कि सर जो चौर है, चौर, चौर, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा, चौर। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, ना तो चोर है, ना चूना है, ना धुआं है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, चौर, ये तत्सम शब्द है, चौर, ठीक है। ये चोर वाला तो अलग है, ये चौर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चौर तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है, माननीय में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय भी आपको बताना है। बोले सर प्रत्यय तो हमसे बनते हैं तो फटाक से कमेंट में लिख दो कौन से हैं। बोले सर प्रत्यय तो पीछे लगते हैं शब्द के। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगते हैं। फिर कमेंट में आपको लिखना है कि माननीय में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, अनीय है, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता भी है, आपको बताना है कि माननीय में कौन सा प्रत्यय होता है, ये सभी लोग बताएंगे। और आपने चयन किया कि सर माननीय में वो प्रत्यय हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय, है ना। मान धन अनीय, मान, मान इस प्रकार से आप लिख दो, प्लस इसमें जोड़ दो क्या, अनीय, प्लस इसमें क्या जोड़ दो, अनीय, है ना। तो हो जाएगा आपका माननीय। और माननीय में ना तो ये प्रत्यय होगा, ना आई प्रत्यय होगा, सीधा आपका हो जाएगा अनीय प्रत्यय। जो आपने संजय जी, अनीय हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, फतेह सिंह जी। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। त्रा, ये वाली त्रा है, और त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण है, ये तालब्य है, घोष वर्ण है, या फिर मूल स्वर है। दोस्तों आपने संयुक्त वर्ण भी पढ़े हैं। संयुक्त वर्ण बोले सर कौन कौन से होते हैं, है ना। तो हमने पढ़े हैं कौन कौन से संयुक्त वर्ण, यानी कि जिसको अनेक सब वर्णों के सब मिलाकर जो है संयुक्त रूप से बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना। हमने पढ़ा है कौन सा, छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और त्रा में आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि संयुक्त वर्ण है त्रा, तो यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। टीना जी
अदिति जी, ठीक है, संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट आपको बताना है कि वर्तनी किसकी शुद्ध है, वर्तनी बताना है। ये पूजनीय हमेशा वर्तनी में पूछा जाता है, और मैंने आपको पूजनीय की वर्तनी भी बताई थी जब अपन वर्तनी पढ़ रहे थे कि पूजनीय में शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है, मतलब शुद्ध पूजनीय लिखा कैसा जाता है। ये शुद्ध होगा पूजनीय, या फिर पूजनीय होगा, या फिर पूजनीय, या फिर पूजनीय। जिन्होंने वर्तनी वाला वीडियो देखा है वो सही बताएंगे, उनका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं और वर्तनी में अगर आपने पढ़ा है तभी आप सही बता पाते हो, लेकिन जिनने पढ़ा है वो निश्चित ही सही बताएंगे 100%, और जिनने वर्तनी वाला वीडियो नहीं देखा है वो नहीं बता पाएंगे। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये पूजनीय गलत हो जाएगा, है ना, और ये पूजनीय भी गलत होगा, ये पूजनीय भी गलत होगा। उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर बी, पूजनीय। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लो, है ना, कुछ लोग पढ़कर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। पूजनीय में आधा जा नहीं आता, इसको अच्छे से देखो, बार बार गलती नहीं करना है, यानी बी नंबर आपका सही होगा। ये पूजनीय गलत होता है, ये पूजनीय सही होता है। पूजनीय में आधा जा नहीं आता, इसको ध्यान रखो, पूजनीय में आधा जा नहीं आता, इसको हमें ध्यान रखना है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना में सैर करने के लिए, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, या फिर चलो यमुना किनारे सैर के लिए चलें। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। शब्द वाक्य भी आपसे पूछे जाते हैं, और आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है, चलो चलो, है ना, यमुना में सैर करने के लिए, यमुना में, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, चलें फिर से आ गया, चलो यमुना किनारे सैर के लिए चलें, चलें फिर से आ गया। अब आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे दी है कि शुद्ध वाक्य का जब चयन करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना, और आपने उत्तर चयन किया है। उत्तर होगा दोस्तों आपको चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, ये चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, ये आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही आपने बताया है, चलें, ठीक है। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, अगला है मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, थोड़ा सा दूध पीऊंगा, कौन सा वाक्य है। प्रश्न क्रमांक में बताना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, हाँ सैर होता है, सैर। प्रश्न क्रमांक में मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, ये फिर मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, इसमें आपको बताना है। बोले सर इस सरल वाक्य तो है नहीं, है ना, मिश्रित है क्या, मिश्रित है क्या, सरल तो मैंने काट दिया, आपका डीबी आपका काट दिया। अब आपको संयुक्त और मिश्र में से चयन करना है, और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर ये संयुक्त वाक्य है, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, थोड़ा सा दूध पीऊंगा, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। संयुक्त और मिश्र वाक्य को आपको पहचानना है बहुत अच्छे से, है ना, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं होगा साथियों, है ना, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। दारसू जी ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है ईमानदार का विलोम क्या है। ईमानदार, सभी लोग ईमानदार होते हैं, सभी लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन ईमानदार का विलोम बताना है। ईमानदारी, बेईमान, बेईमान या फिर बेकारी। ईमानदार का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। बोले सर मैं तो ईमानदार हूँ, मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ, लेकिन
क्या करूं, ईमानदारी ये विलोम नहीं होगा, ईमानदारी विलोम नहीं होता है ना। बेईमान, बेईमान, बेईमान या फिर बेकारी, तो बेईमान कोई शब्द नहीं होता, इसको भी काट दो। अब दो में से आपको बताना है कि ईमानदार का ईमानदारी नहीं होता, काट दो, बेईमान नहीं होता, काट दो। अब बेईमान, बेईमान होगा या बेकारी होगा, दो आपको दिए जाते हैं, 50-50 की लाइफलाइन दी जाती है और आपने बता दिया कि सर ये बेईमान सही है, ईमानदारी का बेईमान है ना, ईमानदार का बेईमान, सॉरी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपको बताना है सही अर्थ भेद का चयन करना है, सही अर्थ भेद, धात्र और धात्री, धात्र और धात्री, यानी कि धात्र का अर्थ क्या होता है, धात्री का अर्थ क्या होता है, ये बताना है आपको। दो दो शब्द आपको दिए हैं, धात्र को क्या अर्थ होता है और धात्री का अर्थ क्या होता है। अब 4 विकल्प है, 4 में से आपको चयन करना है, धात्र का क्या धरती होता है ना, या फिर धात्री का क्या धरा होता है। ये 4 में से आपने चयन किया, क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूज में यही डालते हैं, यही तो है दोस्तों हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ते हैं कि सर जो धात्री है, धात्र, इसका अर्थ होता है बर्तन और धात्री मतलब होता है माता। धात्री मतलब क्या होता है, माता, और धात्र मतलब होता है बर्तन, यानी कि इसका आपका सही अर्थ वाला होगा कौन सा, बी नंबर, प्रेम सिंह जी है ना। धात्र मतलब बर्तन और धात्री मतलब माता, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुच्छा पुंज, गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है दोस्तों, गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला, इनमें संज्ञा बतानी है। संज्ञा आपने पढ़ी है, बोले सर भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको दिया जाता है कि गुच्छा में कौन सी संज्ञा है, पुंज में कौन सी संज्ञा है, ढेर में कौन सी संज्ञा है, श्रृंखला में कौन सी संज्ञा है। ये सभी काय का बोध करा रहे हैं, काय का बोध करा रहे हैं, व्यक्ति का करा रहे क्या, नहीं करा रहे। तो व्यक्ति का नहीं करा रहे तो व्यक्ति को काट दो, है ना। गुण का करा रहे क्या, नहीं करा रहे, तो गुण को भी काट दो। किसी के भाव को प्रकट कर रहे क्या, नहीं कर रहे बोले सर, तो गुण भाव को भी काट दो। ये समूह को प्रकट कर रहे हैं, तो सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया, सी नंबर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मात्रानंद का विच्छेद क्या होगा। मात्रानंद का विच्छेद चयन करना है दोस्तों। मात्रानंद, मात्राधन नंद, मात्राधन आनंद, मातृधन आनंद या फिर मातृधन नंद। तो मात्रानंद का विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। और आपने मात्रानंद है ना, मात्रानंद, दयानंद, आनंद, और आनंद में आपने चयन कर लिया। प्रश्न क्रमांक तो यहां पर दिया नहीं, लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, मातृधन आनंद, मातृधन आनंद है ना, मातृधन आनंद, यानी कि ये जो आपका क्या है बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्रानंद है ना, मातृधन आनंद, मातृधन आनंद, मात्रानंद। यानी कि आपको यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया, तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा आ, और बड़ा होता है तो हम दीर्घ संधि बोल देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्याधिकरण तत्पुरुष समास के खालिस्तान भेद हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों। एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसका आपका उत्तर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के होते हैं 6 भेद, 6 भेद यानी कि सी नंबर, ठीक है, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आपको रस बताना है। रस, रस बताना है कि जरह नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हाँ सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, किस रस का उदाहरण है। आपको चयन करना है, थोड़ा सा आराम से पढ़ो। जरह नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हाँ सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, और किस रस का ये उदाहरण माना जाएगा। इसको आपने पढ़ लिया होगा और इसको पढ़ा है, तो यहाँ पर भयानक रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है या फिर रोद रस है। कौन सा रस हो जाएगा, ये 4 विकल्प हैं। आपने पंक्ति को पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, भयावह बात कही है ये यहाँ पर,
4 विकल्प आपने देख लिए। यहां पर क्या है, जरह नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातु सुनाऊ पुकारा, औ अवसर हमही उबारा। तो यहां पर कुछ भय की बात हो गई है, विकराल है ना, ऐसा कुछ झपट पपट बहु कोटि कराला। तो यहां पर क्या हो रहा है, भय का माहौल बन रहा है ना, भय रूपी जो भाव है वो अपना जागृत हो रहा है, और भय से आपका उत्तर होगा भयानक। भय से क्या हो जाएगा, भयानक, भयानक रस, भय से भयानक, है ना, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, सही अर्थ का चयन करना है, सही अर्थ का। चूड़ और चूर, चूड़ मतलब क्या होता है और चूर मतलब क्या होता है, ये भी आपको बताना है। चूड़ और चूर, तो चूड़ मतलब क्या होता है, चूड़, ये आपका चूड़ है ना, और ये आपका चूर है, चूर, चूड़ और चूर। चूड़ और चूर का अर्थ क्या होता है, चूड़ और चूर। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर चूड़ का अर्थ तो होता है चोटी, चूड़ का अर्थ होता है चोटी, और हम बोलते हैं कि भाई चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया मतलब शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। चूर मतलब होगा शिथिल, और चूड़ मतलब होता है चोटी, चूड़ मतलब चोटी और चूर मतलब शिथिल, है ना, तो शिथिल हो गया, इसको याद रखेंगे, चोटी और शिथिल। ठीक है, निहत्था में उपसर्ग बताना है। अब उपसर्ग तो आपको आते ही है, उपसर्ग में तीर लगाओ, है ना, तीर छोड़ना है अपन को, डायरेक्ट सही निशाने पर लगना चाहिए। तो निस, निर, नी, ना, तो बताओ निहत्था में उपसर्ग कौन है, बोले सर हत्था, अपन बोलते हैं हत्था लगा दो, है ना, बोलते ना हत्था लड़ा लो यार, हत्था, तो हत्था, निहत्था, यहां पर वही निहत्था आ गया है। अब निहत्था में आप क्या लगाओगे, बोले सर हम निस नहीं लगाएंगे, मत लगाओ, निर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाओ, तो क्या लगाएंगे आप, फिर क्या लगाएंगे, तीर छोड़ना है, डायरेक्ट निशाने पर लगना चाहिए, और आपने सही निशाना लगाया, बोले सर हम नी लगाएंगे। मैंने कहा लगा दो नी, सही हो जाएगा, है ना, नी लगा दिया आपने, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। फिर अगला है तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। यहां पर सबसे पहले पहला शब्द ए वाला आपका तत्सम दिया होगा, ए वाला शब्द आपका दिया होगा तद्भव। तो अब बताओ कि तत्सम और तद्भव में अशुद्ध कौन सा है। तत्सम और तद्भव उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के, उनमें तत्सम और तद्भव आता है ना। तत्सम यानी कि ज्यों के त्यों, तद्भव यानी कि उससे उत्पन्न हुए। अब आपको बताना है कि कांच तत्सम है क्या, कंगन तत्सम है क्या, कपड़ा तत्सम है क्या। अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध युग में है। पहले आएगा तत्सम, दूसरे में तद्भव। ये वाला आपका तत्सम होगा, ये वाला आपका तद्भव होगा, तो कौन सा गलत है। और आपने चयन कर लिया कि सर जो तत्सम और तद्भव की अगर बात करें तो कौन सा होगा। कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कपड़ा, करपट बोलते हैं ना, कपड़ा को क्या बोलते हैं, इसको सर्च करो, इसको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। अब आपको बताना नेक्स्ट वाला, कृत प्रत्यय से बना कौन सा है। कृत प्रत्यय से बताना है, कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। कृत प्रत्यय, तो यहां पर आपका लेखक सही हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर सही होगा इसका, ठीक है, इसका लेखक होगा। अब का किस प्रकार का व्यंजन है ये बताओ आप लोग। का बताना है आपको। का किस प्रकार का व्यंजन है, इसको चयन करेंगे आप। चयन करें। का बोले सर ये कैसा है, ऊष्म व्यंजन है
स्पर्श है या फिर अंतस्थ व्यंजन है? क्या है? का। और आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, है ना, 25, यानी 5 वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ग में 25 अक्षर जो होते हैं क्या? स्पर्श होते हैं। इनको याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर आपका का जो होगा वो स्पर्श व्यंजन होगा, ठीक है, का नंबर। अब अगला है दोस्तों विपरीतार्थक बताना है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए, कौन सा विपरीतार्थक शब्द है? विपरीतार्थक शब्द सभी लोग चुनेंगे। दिवाकर रात्रि, छोटा तुच्छ, कष्ट, संकट, सुख, खुश। तो विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन सा है वो चयन करनी है हमें। और यहां पर जो आपको समझो दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से क्या नहीं किया गया था, इस प्रकार से सेटअप नहीं किया गया था। इसका कैसे भी मतलब हो सकता था, कंगन, कंकण, है ना, इसका हो सकता था। तो इसको अपन देख लेंगे, ठीक है। करपट, कपड़ा, ये तत्सम तद्भव अपन को बताना था, मतलब कौन से में तत्सम तद्भव सही हैं ये बताना था। इसलिए इन्होंने इनमें से कोई नहीं किया है। मतलब इसमें करपट भी है, करपट तत्सम, ये कपड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। इसलिए इसको इनमें से कोई नहीं सही बताया। ये ऐसा दायां और बायां में इसमें कोई वो नहीं था, ठीक है। इसलिए अब अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है। अगला यहां पर दिवा रात्रि, यानी कि आपका दिवा और रात्रि, ये नंबर आपका, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमें चयन करना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है तो कौन सा नहीं? हंसी, हंसी, हंत, हंता, स्वर्ण, सोना, हक, हक, कौन सा सही नहीं है? सही चयन करना है कौन सा नहीं है। और नहीं में आपने चयन किया है कि हाँ, मतलब यहां पर देख रहे हैं आप, हंसी से बना हंसी, हंत से बना हंता, है ना, हक से बना हक्का। तो यहां पर स्वर्ण से सोना नहीं बनेगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, स्वर्ण से सोना। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, स्वर्ण से सोना, ये आपका सी नंबर सही होगा इसमें। हंसी से हंसी, हंत से हंता, हक से हक्का, तो इसमें से सी नंबर सही होगा। इसकी प्रकृति समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, कि ये उत्तर होगा कैसे, ठीक है। अब निरुद्देश का संधि विच्छेद चयन करना है। निरुद्देश, निरुद्देश का संधि विच्छेद बताएंगे आप, क्या होगा? नहधन उद्देश्य होगा, क्या हो जाएगा निरुद्देश का? नहधन उद्देश्य, निर्धन उद्देश्य, निधन उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं। और यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, बोले सर नेह धन उद्देश्य, है ना, उद्देश्य बराबर हो जाएगा निरुद्देश, यानी कि विसर्ग संधि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर, ठीक है। जो आपने बिल्कुल सही चयन किया है, एक नंबर, ठीक है। लोक हितकारी में कौन सा समास है? लोक हितकारी, द्वंद्व समास, कर्मधाराय, तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि समास। इसमें आपको चयन करना है सब। लोक हितकारी में चयन करेंगे आप, कौन सा समास होगा इसमें? कैसे करेंगे? लोक का हितकारी, लोक का हितकारी, यानी कि लोक का हितकारी, इस प्रकार से। तो लोक का हितकारी यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। लोक का हितकारी, लोक हितकारी, लोक का हितकारी, है ना, तत्पुरुष समास, यानी सी नंबर, लोक का हितकारी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र में कौन सा अलंकार है? यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, विरोधाभास, भ्रांतिमान, या फिर व्यतिरेक अलंकार। अब अलंकार तो आपने पढ़े होंगे,
हाँ, लोक के लिए हितकारी, बिल्कुल सही है, लोक के लिए हितकारी होगा, लोक के लिए हितकारी, वेरी गुड, लोक के लिए हितकारी ही सही होगा। वो बोले जो लोक के लिए हितकारी है वो सही है। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, अथाह पानी भी रखता है और सूखा सा गात्र है, यानी कि यहां पर विरोधाभास हो रहा है। अथाह पानी भी रखता है और सूखा सा गात्र है, क्या हो रहा है, विरोधाभास है ना, हो रहा विरोधाभास की नहीं हो रहा, हो रहा है कि अथाह पानी भी रखता है और सूखा सा गात्र है। इसको आपने बिल्कुल सही चयन किया है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किस संधि में ई प्लस आ बराबर या उ प्लस आ बराबर वा हो जाता है, तो किस संधि में हो जाता है, किस संधि में ई प्लस आ बराबर या हो जाता है, उ प्लस आ बराबर वा हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि में होता है ऐसा, वृद्धि स्वर संधि में ऐसा होता है, यण में होता है या फिर गुण में होता है, किस में होता है, ई प्लस आ, ई प्लस आ बराबर या किस में होता है, आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर ई प्लस आ बराबर या और उ प्लस आ बराबर ओ वा हो जाता है, किसमें, यण स्वर संधि में। यण यानी कि आपका सी नंबर यण स्वर संधि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही है, यण स्वर संधि। फिर आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें है साथियों, मन स्ताप में, दिगंबर में, महेश में या फिर लंकेश में विसर्ग संधि चयन करनी है। और बोले सर दिगंबर में तो है नहीं, महेश में भी नहीं है ना, और लंकेश में है क्या, मन स्ताप और लंकेश में से दो में से बता दो आप, दो तो मैंने आपको काट दिए, लाइफलाइन 50-50 की दे दी। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर ना तो लंकेश में है, ना महेश में है, ना दिगंबर में है। अगर लगाना है तो आप इसको लगा दो, मनः धन है ना, ताप बराबर होगा मन स्ताप, है ना, यानी कि आपका जो ए नंबर है इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की दोनों पद पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहां योजक चिन्ह नहीं लगता वहां कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, सभी को पता है, जैसे हम बोलते हैं माता और पिता, ठीक है, अब माता भी संज्ञा है, पिता भी संज्ञा है, बिल्कुल सही, दोनों पदों पर संज्ञा होती हैं, इसके सभी पद यानी कि प्रधान होते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है, परंतु जहां योजक चिन्ह नहीं लगता वहां पर कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास, कौन सा समास हो जाता है, ये आपको चयन करनी है। और यहां पर आपका होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष समास, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो सही होगा, यहां पर सी नंबर, ठीक है, सी नंबर तत्पुरुष हो जाता है। द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं कि द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान हैं, है ना, इसकी दोनों जो होती हैं, दोनों पदों में क्या होती है, संज्ञाएं होती हैं, बिल्कुल सही है ना, तो आपका यहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा, है ना। कौन सा एक दिगु समास का उदाहरण है, दिगु समास का, अठन्नी, मातृभूमि, सूर्य प्रभा, ये बतानी है आपको। एक विकल्प है दिगु समास का उदाहरण बताना है, वो प्रश्न थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है वो, है ना। और यहां पर दिगु समास का उदाहरण बताना है, सूर्य प्रभा है, मातृभूमि है या फिर अठन्नी है, यानी कि आपका जो अठन्नी है वो सही होगा, है ना। 8 आनों का समूह है, 8 आना का समूह हो जाएगा, 8 आनों का समूह, ये अठन्नी होगा, ठीक है, यानी सी नंबर आपका सही होगा, अठन्नी, ठीक है। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है
वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, अन्योक्ति या फिर विरोधाभास। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहां अलंकार बताना है। ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है साहब, परिभाषाएं भी आपको पढ़ना है। और यहां पर आपका सही उत्तर होगा, क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां पर कौन सा होता? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति यानी कि सी नंबर होगा। आप अपन लोग पढ़ते ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं, ये अन्योक्ति सही होगा यहां पर, सी नंबर अन्योक्ति। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, अन्योक्ति, है ना, ये याद रखना है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको चयन करना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? सभी लोग बताएंगे। एक प्रश्न आपका डाउट वाला है, द्वंद्व समास वाला, वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये चीज आपको बतानी है। अनुप्रास 5, 3, 4 या 2 कितने होते हैं? विरोधाभास नहीं होगा वहां पर, अन्योक्ति अलंकार होता, अन्योक्ति। अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के कितने होते हैं दोस्तों? 5। अमरीश जी बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना, 1 नंबर, ए नंबर 5 होते हैं, ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रंजना, यतेंद्र जी, पूनम जी, है ना, प्रशांत जी, सुभाषिनी, अरुण जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका डाउट वाला है जो मैं भी आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। राजकुमार, पारो, मालती जी, प्रदीप जी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है ना। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास हिंदी की होनी है 9 बजे, हिंदी साहित्य की, ठीक है। तो जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं वो 9 बजे आएंगे। और 8 बजे इसी प्रकार से आपकी क्लास होगी। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा देशी है, कौन सा विदेशी है। कल इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, लाइक जरूर करना है। कल अपन और मस्ती से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से। अमरीश, दारसू जी, टीना जी, मिस ललिता, प्रदीप गोयल जी, पूनम, मोनू जी, सुरेंद्र जी, सभी को धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक करके ही जाए। राज ठाकुर 8 बजे अपनी हिंदी की होती है, ठीक है। हाँ, प्रदीप जी, संजू जी, कांति उइके, अनिल जी, शिवानी, संध्या सेन जी, प्रशांत शुक्ला जी, यतेंद्र जी, राज ठाकुर और प्रदीप जी, अमरीश जी, ठीक है। सभी लोग लाइक किया करें। भूपेंद्र जी, रिचा, टीना, संध्या सेन जी, ठीक है, और प्रशांत जी। 8 बजे होती है रोज क्लास अपनी हिंदी की, ठीक है। अनिल, साकेत और दीनू जी, राजकुमार, मिस ललिता और धर्मवीर जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।